अगर मैं ये कहूँ कि एम्पियर के लिए 1 एम्पियर डिफाइन करना उतना आसान नहीं रहा तो थोड़ा आश्चर्य आपको ज़रूर होगा। 1 एम्पियर का डेफिनेशन जब आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा था, और वह डेफिनेशन अभी तक आपके दिमाग में होगा कि आखिर वह डेफिनेशन आया कैसे। तो एम्पियर के इस रिगरस टास्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर की बात करनी होगी। हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर 1 दूसरा कंडक्टर 2। यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि पहले कंडक्टर 1 से एक करंट I1 पास कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पर हम मानते हैं कि कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 क्या होगा, तो ये एक्सप्रेशन होगा आपको B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई I1 बाय जो भी इसका डिस्टेंस आप मान लें, चलिए डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो I1 बाय x। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं। कैसे, तो पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यूज करके यहाँ से कंडक्टर के करंट के अलोंग थंब को रखा और पाम को ला करके पॉइंट पे ओपन कर लिया। पाम इनवर्ड बता रहा है, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। ओके, अब देखते हैं, जैसे ये कंडक्टर 1 था, इसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और कंडक्टर 2 उस मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। अगर कंडक्टर 2 से कोई करंट नहीं है तब तो सिंगल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जैसे ही कंडक्टर 2 से भी कोई करंट पास करना शुरू करेंगे, ओके, तो अब इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और आप जैसा देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम शो कर सकते हैं, और ऐसे केस में दो कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड आपस में ओवरलैप करना शुरू करेंगे। आपको मालूम है कि जब दो फील्ड ओवरलैप करते हैं तो इंटरेक्शन डेवलप होता है। जैसे दो मास के ग्रेविटेशनल फील्ड जब ओवरलैप किए थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हुआ था। दो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरेक्ट करना शुरू किए थे तब इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हुआ था। यानी यहाँ पर दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। और अब अगर हम कंडक्टर 2 को माने कि वो बाद में आया तो उस पर फोर्स कितना काम करेगा, तो फोर्स का एक्सप्रेशन जैसा कि आपको लिखा हुआ है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, यानी इतना फोर्स काम करेगा। सो अगला वर्क हम लोग कर लेते हैं, क्या करें कि मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं ऑन कंडक्टर 2 जब वो करंट I2 कैरी करे। ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर 2 कैरिंग, है ना, क्या कैरिंग, करंट I2। ओके, सो यहाँ पर F इज इक्वल टू आप लिख रहे थे ILB और साइन थीटा। थोड़ा सा वैल्यू देने की बात आई, यहाँ जो करंट जा रहा है वो I2 है, तो यहाँ पर आप I2 लिखेंगे। चलिए लेंथ को फिलहाल कॉमन मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जो है वो B1 है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखाया मैंने कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंडक्टर के करंट यानी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। कुछ इस तरह की स्थिति है करंट और ये के बीच में 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पर साइन आप 90 लिखेंगे। ओके, तब आप यहाँ पर लिख लिए क्या, I2 तो ठीक है, L भी ठीक है, B1 का वैल्यू वहाँ से, तो ये म्यू नॉट बाय 2 पाई है ना, I1 बाय x इंटू 1, जो कि अरेंज हो करके आपको क्या मिल गया, तो देख लीजिए म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाय x इंटू L। एंड ये बेसिकली फोर्स
ऑन कंडक्टर 2 है ड्यू टू, है ना, ड्यू टू करंट I1 इन कंडक्टर 1, इसीलिए आप इसको ऐसा लिख लेंगे। सो ये आपको F21 मिल गया। वेल, अभी ये फोर्स हमने निकाल लिया। अगर यही चीज़ हम ऐसा मानते कि कंडक्टर 2 से करंट पास हो रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट हम Q ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, है ना, कौन सा, Q, ड्यू टू करंट I2 इन कंडक्टर 2, ये B2 हो जाता और यहाँ पर I2। अब फिर से डायरेक्शन पता करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो राइट हैंड पाम रूल, करंट की तरफ थंब, पाम को पॉइंट के पास लाके ओपन किया, पाम बाहर की तरफ बता रहा है, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आउटवर्ड होगा। डॉट से आउटवर्ड को दिखाते हैं जैसा कि आपको मालूम है। अब मैग्नेटिक फोर्स, अगर बाद के कंडीशन में हमने करंट पास किया किससे, तो कंडक्टर 1 से I1, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर 1 कैरिंग करंट I1 ड्यू टू करंट I2 इन कंडक्टर 2 की बात करें। ओके, सो यहाँ पर फिर वही चीज़ आपके पास थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास ILB साइन थीटा। यहाँ पर भी आप कंडक्टर के साथ देखिए 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, जैसा कि करंट आप देख रहे हैं ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये एंगल 90 डिग्री। सो ये आप 90 रख लेंगे। करंट I1, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B2, चलिए वैल्यूज पुट कर दें इसको, 1 इंटू मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू करंट इन कंडक्टर 2 की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर I1 B की बात करें तो यहाँ पर कितना हो गया, म्यू नोट बाय 2 पाई, है ना, I2 डिवाइडेड बाय x, और साइन 90 तो 1 हो जाएगा। ओके, वापस आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ध्यान इक्वेशन पे ही देना है ना। तो आपने इक्वेशन पे ध्यान दिया, ये फिर से उतना ही आया। इसका मतलब क्या है, एक बात आपको क्लियर है। क्लियर क्या है वो देख लीजिए कि जो मैग्नीट्यूड F12 का है वही मैग्नीट्यूड F21 का है। ओके, अभी हम लोग पहला केस की ही बात कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट, दोनों में I1 I2 का डायरेक्शन पे गौर फरमाइए, आपको नज़र आ रहा होगा एरो दोनों का एक ही साइड है। अब बात है, ये तो हमने करंट के डायरेक्शन की बात की, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात की। तीसरा क्वांटिटी जो फोर्स है ना, वो फोर्स का भी आपको क्या मिला हुआ है, डायरेक्शन मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड तो मिला हुआ है। तो डायरेक्शन इसका किधर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका हेल्पिंग एजेंट होगा इस केस में। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम कंडक्टर 2 की बात करें, ये तो याद ही होगा FBI, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट दिख रहा है और थंब जो है फोर्स, यानी ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन आपको किधर मिला, तो इस तरफ मिला, ये F21। अभी एक और चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, अगर आप इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो फील्ड फिर से FBI, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है और फोर्स का डायरेक्शन उस पॉइंट पे ले जाकर के देख लीजिए, थंब रिप्रेजेंट जिधर कर रहा है उधर फोर्स, यानी ये हो गया आपको F12। सो फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल मिला था, डायरेक्शन में अपोजिट मिला, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम अगर यहाँ पर वेक्टर साइन देते हैं तो -F21 लिखना पड़ेगा। और ये आपको याद होगा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी इसका मतलब कि जो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर काम कर रहा है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से कंसिस्टेंट है।
जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब इसमें आपके पास एक और सिचुएशन हो सकता था। मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, एक पे करंट अपवर्ड, दूसरे पे डाउनवर्ड, तो उससे क्या अंतर पड़ता? मैग्नीट्यूड तो एज इट इज रहता, और यहाँ पर जैसे कंडक्टर 1 में करंट ऐसा, कंडक्टर 2 में करंट अगर हम अपोजिट ले लें, इसके कारण यहाँ पे फील्ड फाइंड कीजिएगा, है ना, राइट हैंड पाम रूल से, तो फिर से आपको इनवर्ड मिलेगा। और एक बार इसके कारण भी यहाँ पर फील्ड फाइंड कीजिए तो आपको इनवर्ड ही मिलेगा। चलिए फोर्स की बात करें, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, FBI मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। अभी देखिए थंब का डायरेक्शन, थंब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डायरेक्शन आपको बता रहा है कि फोर्स अभी इधर काम कर रहा है, यानी ये F12 हो गया। अगर दूसरे कंडक्टर पे भी फोर्स आप निकालना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और थंब से फोर्स, थंब आपको उधर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये हो गया फोर्स 211। आप इस केस में भी देखें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही है। देखिए ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों ही केस में न्यूटन्स थर्ड लॉ को ही फॉलो करेगा। मैग्नीट्यूड तो एज इट इज, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, लेकिन जब आप देख रहे हो सेम डायरेक्शन में है तब आपके पास, है ना, फोर्स एक दूसरे की तरफ है, टुवर्ड्स ईच अदर, तो फोर्स इज कैसा? अट्रैक्टिव। यानी आप बोल सकते हैं कि पैरेलल करंट, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर केस 2 की बात करें यहाँ पर, तो केस 2 क्या है? व्हेन, है ना, करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे केस में फोर्स क्या है? इज रिपल्सिव। एक दूसरे को कंडक्टर रिपेल कर रहे हैं, और ये आप एक्सपेरिमेंटली भी चेक कर सकते हैं। आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 कंडक्टर ले लीजिए, दोनों को सेल से जोड़ लीजिए, और सेल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा रखिए कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट पास हो। आप देखेंगे कि वैसे केस में वो नज़दीक की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह से बो हो जा रहा है, जैसे पाम हो गया, और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करेंगे तो शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड और चेक्ड फैक्ट है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात थ्योरेटिकली हमने बोर्ड पे डिस्कस कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपको 3 मार्क्स का। वापस आते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए थे। स्टार्ट हम लोग इस पॉइंट से किए थे कि एम्पियर ने 1 एम्पियर डिफाइन कैसे किया। अच्छा, इसमें लेंथ जो है ऑल्दो हमने कॉमन ले लिया है, लेकिन लेंथ का सेगमेंट डिफरेंट हो सकता था। अगर ऐसी स्थिति आए तो आपको तो ये मिला, दैट इज फोर्स 12 या फोर्स 21 दोनों इतना होता है। ये मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करके रखा है। अगर हम एक काम करें, है ना, हम यहाँ पर डिफाइन करें फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ को ही यूनिट बना दीजिए ताकि कॉमन लेंथ या नॉन कॉमन लेंथ वाला प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे, इसको F12/L कर दीजिए या F21/L कर दीजिए। तो L अगर इधर आ गया, आपके पास एक्सप्रेशन जो होगा μ0/2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय x। वापस इस एक्सप्रेशन से बात करें, ओके, एक्सप्रेशन क्या हमको रिजल्ट देगा? सो 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच फोर्स, वो भी पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन μ0 डिवाइडेड बाय 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय x। ओके, एक कंडीशन पुट कीजिए यहाँ पे। कंडीशन क्या पुट करें हम लोग? इफ़ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यहीं से 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं। x इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर ऐसा हो
तो देखिए f का वैल्यू क्या होगा। f का वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, और सब तो 1 हो गया। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई है ना, इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 2 पाई, कट के हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर। तो जैसा देख रहे होंगे कि 1 एम्पियर इज दैट स्टडी करंट, वह कांस्टेंट करंट है। 1 एम्पियर वह कांस्टेंट करंट है इफ मेंटेन्ड बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर, 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच में मेंटेन किया जाए, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम, वैक्यूम में 1 मीटर से सेपरेट किए जाएं, तो उसके बीच जो म्यूचुअल फोर्स होगा वो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर होगा। और यही डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए एम्पियर को खुद इतना रिगरस टास्क करना पड़ा। होप आपको ये बातें बहुत क्लियर समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।